ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है आंतरिक सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुनील चंद्र शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम अभ्यास में। और इस वक्त मैं हाजिर हूं उन सवालों के साथ जो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आपने हम तक पहुंचाए हैं, यानी कि आंतरिक सुरक्षा जो विषय था, इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर तमाम जिज्ञासा जो आपके हैं उसको लगेगा विराम, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट मेजर जनरल डॉक्टर सुनील चंद्र यहाँ इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे सामने बैठे हैं और हम उनका पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर, यहाँ पे सवालों की लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जिज्ञासा है उनमें, तो वो सब तो हम जानेंगे, लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि सर ने बहुत क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। एजुकेशन के क्षेत्र में ही खासकर इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। आर्मी के वेलफेयर सोसाइटी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर लंबे अरसे तक आसीन रहे हैं और आर्मी एजुकेशन कोर में इनकी जब नियुक्ति हुई तो 38 इयर्स तक इन्होंने सर्विस दिया और आज भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। इस वक्त हमारे अभ्यास के श्रोताओं के साथ मुखातिब हैं। कार्यक्रम का आगाज सर हम लोग एक्सप्लेनर सेगमेंट से करते हैं, तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। एक परिवर्तनकारी सुधार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देगी। आवेदकों के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। 2022 के लिए एक मुश्त छूट के रूप में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। सेवा आवश्यकताओं के अनुसार क्रमिक वृद्धि के साथ पहले वर्ष में 46,000 से अधिक भर्ती की जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से विशेष रैलियों और परिसर साक्षात्कार के साथ नामांकन किया जाएगा। अग्निवीरों को संबंधित श्रेणियों या व्यापारों पर लागू चिकित्सा पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। इस योजना के साथ कई सकारात्मक बातें भी होंगी। अग्निपथ सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक युवा, फिटर, चुस्त और विविध लड़ाकू बल प्रदान करेगा। ये सशस्त्र बलों की औसत आयु में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी लाएगा और उन्हें अधिक तकनीक प्रेमी बना देगा। योजना के तहत भर्ती किए गए लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और अपने कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अपना कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर असाधारण नेतृत्व क्षमताओं के साथ कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति के रूप में समाज में लौट आएंगे। सभी को स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद उद्यमिता और नौकरियों में विविध अवसरों का पीछा करने में सक्षम बनाएगा। अग्निशामकों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को लगभग 12 लाख रुपए के एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा। अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी योजना है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चुस्त, तकनीक प्रेमी युवा कार्य बल का निर्माण होगा। अग्निवीर हमारी सीमाओं की रक्षा और भारत को आधुनिक प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली युवा वैश्विक महाशक्ति बनने के करीब ले जाने के लिए संपत्ति बन जाएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हाजिर हैं हम और आपसे जो पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे वो निवेदिता जेवी हसन कर्नाटका से। My name is Nivedita and my question is, in the view of internal security, what is the impact of agitation against Agnipath scheme on society? And also, what are the measures should be taken by the government? पहले तो मैं निवेदिता जी को धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन रेज किया कि डेट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त जो पिछले सप्ताह में जो देश में हुआ वो कोई बहुत सराहनीय काम नहीं हुआ। यूथ मिसगाइडेड होके
और चीजों का शायद पूरी तरह से पता ना होते हुए इतना लंबा चौड़ा एजिटेशन किया जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नष्ट किया। ये सब जो चीजें होनी नहीं चाहिए थी। जब से सरकार ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया है कि ये स्कीम क्या है, उसके बाद में ये अग्निपथ की जो स्कीम है उसमें लोगों की रुचि बढ़ने लगी है, लगाव बढ़ने लगा है। बाद में जो यूथ जाएंगे और जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो शायद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और सोसाइटी को बताएंगे कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से ये समझता हूँ कि आज की तारीख में दुनिया भर में हर आदमी चाहता है कि मैं एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि 10-12 साल में एक लोग बदलाव देखना चाहते हैं। जैसे हमारे विचारधारा में बदलाव आया है वैसे लोग कामकाज में बदलाव देखना चाहते हैं। तो ये यूथ के लिए एक बहुत ही गोल्डन स्कीम है जिसमें उसको 4 साल के बाद में लिबर्टी होगी कि वो किसी और प्रोफेशन में जाना चाहे तो वो जा सके। मैं लड़कों को मिसगाइडेड नहीं बोलूंगा, पर मिसगाइड होके जो उन्होंने प्रक्रिया दिखाई वो उसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगला सवाल प्रयागराज से है और राकेश ने भी यही सवाल तकरीबन पूछा है। मेरा नाम राकेश है और मेरा प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका पर चर्चा करें। इसके 2 पहलू हैं। मैं एक बोलूंगा कि एक तो उन्होंने जाना कि इसमें रोल ऑफ मीडिया क्या रहा और दूसरा उन्होंने बोला कि सोशल साइट्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही। पहले तो ये समझना होगा कि रोल ऑफ मीडिया जो है वो एक वॉच डॉग का रोल है। मीडिया जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। और वही काम शायद सोशल मीडिया का भी होना चाहिए, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। मीडिया का जो रोल है वो हाईलाइट करना कि ये स्कीम में क्या चीजें हैं, उसकी मेरिट, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस को करके अपने विचारधारा को ना रखते हुए लोगों से इकट्ठी किए हुए जो विश्लेषण करके उनके सामने उसको रखना है। मेरे को समझ में आता है कि मीडिया ने, जब हमने इसको प्रोग्राम को टेलीविजन में देखा और मीडिया में पढ़ा सुना न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा कि मीडिया ने बड़े अच्छे से टैकल किया है, इसको संभाला है। वेयर एज सोशल साइट्स का रोल जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि शायद उसके ऊपर मुझे लगता है कि नियंत्रण नहीं है पूरी तरीके से, कि सोशल मीडिया में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा बोलना कि मीडिया का रोल is good, whereas social media need to evaluate their own actions and they need to have some kind of moderator at the back end to filter the news so that the property of the country, the nation, whether it is a private property or the government property, is not destroyed. और अगला सवाल है अर्जुन दान चारण, गांव कर्मावास, जिला बाड़मेर, राजस्थान। क्या आंतरिक सुरक्षा समवर्ती सूची का विषय है? बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। इनको आइडिया होगा कि सेंटर स्टेट का जो रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में ये बहुत क्लियर नहीं है। सेंटर स्टेट का जो डिस्टिंक्शन है कि कितनी जगह में सेंटर और कितनी जगह में ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यूनियन लिस्ट में 25 एंट्रीज हैं, जो 25 कार्यक्रम यूनियन लिस्ट को करने होते हैं। 5 एंट्री स्टेट को दी है, वेयर वो जो कंकरेंट लिस्ट में 11 एंट्रीज आती हैं और इनका को रिलेशन में कोई विशेष इसके ऊपर सफाई नहीं है। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंटरनल सिक्योरिटी के वर्ड को रेफर नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफ टुडे। मे बी बाई अमेंडमेंट इट इज ब्रॉड, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी। पर मुझे ये लगता है कि इंडिया में स्टेट्स और सेंटर का जो रिलेशन है वो बड़ा ओवरलैपिंग है। कई ऐसे संस्थान हैं जैसे रेलवेज की संपत्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। करेंसी इज आवर सेंट्रल सब्जेक्ट, सो इज द डिफेंस फोर्सेज, इज द एक्सटर्नल अफेयर्स जो है। तो इन मुद्दों पे जब होता है, इसीलिए हर स्टेट में आपको देखा होगा, हर स्टेट में सीआरपीएफ या स्टेट बल के अलावा भी लोग होते हैं, तो वो लोग भी इसमें रहे। तो इसके ऊपर काफी वो है, मगर इसका जो मेन मुद्दा जो उन्होंने पूछा वो ये है कि सेंटर का मेन फोकस होता है एक्सटर्नल अग्रेशन को रोकना, पर एक्सटर्नल अग्रेशन तभी हो पाता है जबकि कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हों। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस कंट्री में, इंटरनल एजिटेशन कंट्री में ना हो, तो मेरा ख्याल इन फोर्सेस का कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाता। वो स्टेट की पुलिस ही उसको कर सकती है। और डिफरेंस है थ्रेट परसेप्शन में।
स्टेट उसको अलग तरीके से सोचती है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो स्टेट्स में करते हैं। तो ये सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि ये जो विषय है इसको अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में इसको माना जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहे। ये सवाल है शिवराज कुमावत। मैं शिवराज कुमावत केकड़ी राजस्थान से। श्रीमान से मेरा सवाल ये है कि देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु अंगरक्षकों के पदस्थापन हेतु किन किन मानदंडों को मद्देनजर रखा जाता है और उनके मुख्य कर्तव्यों को समझाइए। शिवराज जी, पहले तो आपको धन्यवाद ऐसा सवाल पूछने के लिए। लगता है कि आप इस विषय में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको जानकारी होगी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं, टॉप फंक्शनरीज ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी, और इनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत परम महत्व, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कई एजेंसीज के ऊपर रेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेसिडेंट साहब का पहले देखते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति है उनके लिए एक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूनिट करके एक यूनिट है, जो जब से प्रेसिडेंट हाउस बना और इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं तो पीबीजी जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रहती है। मगर ग्रेजुअली इनका रोल जो हो गया वो सेरेमोनियल हो गया। आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा, बीटिंग द रिट्रीट में देखा होगा कि वो घोड़ों के साथ में राष्ट्रपति जी की बग्घी है उनको जब कार में लेके आते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने एक घेरा बांधा होता है प्रेसिडेंट साहब के अलावा, तो वो एक तो वो यूनिट है। उसके अलावा आपकी जो स्टेट की पुलिस होती है वो भी बड़ी सक्रिय रहती है। और तीसरी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिट, जैसे आईटीबीपी हो गई या सीआरपीएफ हो गई, ये भी टर्न बाय टर्न अपनी सुरक्षा को लेते। तो तकरीबन ऐसी ड्यूटीज में 3 लेयर की सिक्योरिटी चलती है। और इसमें आपको अगर इस सिक्योरिटी में आने में आपको इच्छा है तो आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा कि आप इनमें से कोई पीबीजी में तकरीबन 6 फुट से कम के व्यक्ति को मैंने देखा है बहुत टॉल होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, 6'2", 6'4" तक मैंने देखा है। और उनको घुड़सवारी करना एक सबसे बड़ा एक वो होता है। और ये कुमावत जी लगते भी राजस्थान से हैं शायद, शिवराज जी शायद इतना ही इनकी कदकाठी होगी तो वो कर सकते हैं। अभी हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मेनली एसपीजी के कमांडो और पैरा कमांडोज के ऊपर होती है, पर उसके अलावा भी उसके ऊपर भी ये सिर्फ एक इंटरनल रिंग होता है। फिर एक सेकंड रिंग होता है जिसमें कि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स या किसी स्टेट पुलिस की फोर्स के लोग होते हैं। फिर बाहर का रिंग होता है जिसमें कि आपके बाहर के जो आर्म पुलिस की बटालियंस होती हैं उनके ऊपर आता है। और जब प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोकल पुलिस जो होती है और स्टेट की उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। हाल में जैसे इंसिडेंट हुआ था कि प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर जाना था तो कहीं रोक लिया गया, तो वो उसमें एसपीजी ने ही उनको कवर दिया था जब तक कि स्टेट पुलिस ने आके उनके लिए पैसेज क्लियर नहीं किया। तो इस तरीके से इसको देखना है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे जो कि प्रज्ञा अग्रवाल मथुरा यूपी से पूछ रही हैं। माई नेम इज प्रज्ञा अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। माई क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी इज what are the reasons for rising demand of separate state in North Bengal and what will be its implications on the internal security of India, specifically for the northeastern state? ये बहुत ही कंटेम्परेरी इशू है और इसके बारे में अभी विशेष तरीके से बाहर लोगों को ज्यादा पता नहीं है। पर अगर ऐसी मांगों को पूरा किया जाए तो उसका डिसाइडेडली इम्प्लीकेशन इंटरनल सिक्योरिटी पे आता है। मगर क्योंकि ये समस्या अभी विचाराधीन है और इस पे कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ, इसके ऊपर ज्यादा बोला नहीं जा सकता। मगर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिमांड ऑफ स्टेटहुड फॉर नॉर्थ बंगाल वाज पुश्ड अप फर्स्ट टाइम व्हेन दी टर्मोइल स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन दीज एरियाज। व्यक्तिगत तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि स्मॉलर स्टेट्स आर बेटर टू एडमिनिस्टर और उनका ग्रोथ का अपना पोटेंशियल अलग से होता है। एक इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल उन्होंने पूछा कि इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको प्रज्ञा जी ये ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो अभी पूरी तरह से हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली तो इंटीग्रेटेड है, पर हम अभी भी जैसे आपके शहर में मथुरा में या आगरा में या दिल्ली में कोई मणिपुरी या नागा लोग हैं तो हम समझते हैं ये कहीं बाहर से चीनी आए हुए। तो वो इंटीग्रेशन जब तक हमारे यूथ में और आपके उम्र के लोगों को नहीं हो पाएगा तो ऐसा होता है कि जैसे मिजोरम में भी डिमांड हो जाए
इस तरह नागालैंड में भी, नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो इसका जो इम्पैक्ट है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। और मुझे लगता नहीं कि सरकार इतनी जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेगी। गोरखालैंड को उन्होंने ऑटोनॉमी तो कुछ दिन पहले दे दी थी, मगर अभी कूच बिहार में भी ये हो गया। फिर ये इस डिस्ट्रिक्ट जो है सारे बॉर्डरिंग है, ये नेपाल से और भूटान से जुड़े हुए हैं। जी। तो इनका जो प्रभाव है वो हमारी आंतरिक सुरक्षा पे कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी पड़ेगा, मगर उसका स्वरूप क्या होगा? अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है तो ये विकास की गति की तरफ जाएगा, और अगर इसको एक एजिटेशन का रूप दिया जाता है तो इसका जो है इम्पैक्ट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जरूर आएगा। देखिए ना, हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं जो कि गंभीर मूड की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। पहले तो आप ये बताइए कि आप कितना संगीत में रुचि रखते हैं? मुझे गाने सुनने तो बहुत अच्छे लगते हैं। सोचता हूँ कि अभी मैं सीख लूँ, इट इज नेवर टू लेट। वो बस सोच में रह जाती है। हाँ। पर गाने तो मैं पसंद करता हूँ। कौन सा गाना भी आप चाहेंगे? एक गजल है जगजीत सिंह की, श्रोता सुनना चाहें तो आप क्यों नहीं, आप मेरी तरफ से। बिल्कुल, मेरा भी बहुत ही पसंदीदा है ये नज्म, तो सुनते हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इस खूबसूरत से नज्म के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं। बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास के साथ। मैं हूं मेजर जनरल डॉक्टर सुनील चंद्रा के साथ, और साथ ही आपके बहुत सारे सवाल। तो अभी हमने काफी सवाल ले लिए हैं, लेकिन अगला सवाल जो हमारे पास है वो अंसार अली बाबरपुर शाहदरा से है, और उनका सवाल है। मेरा नाम अंसार अली बाबरपुर शाहदरा दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा में कारगिल और हिमालय क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसके बारे में स्पष्ट करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे को बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान मैं कारगिल में ही था। अच्छा। और ये एरिया मेरे को ऐसा है जैसे हथेली के पिछला वाला पाम, बैक साइड ऑफ माई पाम। कारगिल एंड हिमालयन रीजन जो है इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। NH 18 पे स्थित ये जगह जो है तकरीबन श्रीनगर और लेह के मध्य में आती है। श्रीनगर से 240 किलोमीटर और लेह से 204 किलोमीटर। तो ये एक पड़ाव है बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक अभी ये टनलिंग का काम जोजिला का पूरा ना हो तो जो भी लद्दाख को सपोर्ट जाती थी वो हमारी लॉजिस्टिक और सप्लाई जो है वो कारगिल और दराज के टाउनशिप से ही निकलती। पहले आप श्रीनगर से चलें तो सोनमबर्ग आ जाएगा, फिर कैप्टन मोड आएगा, फिर पंद्रास आएगा, फिर दरास आएगा, फिर कारगिल आएगा, फिर नीमू आएगा, फिर लेह लद्दाख आएगा। क्योंकि मैं उस एरिया में रहा हूं तो मुझे कुछ गांवों के नाम का भी आइडिया है, पर मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये मैं मानूंगा कि कारगिल जो है ये एक बफर का भी काम करता है, क्योंकि कारगिल की बाउंड्री के साथ में काफी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। कारगिल की बाउंड्री के साथ में उसमें भी एक हिस्सा वहां का जुड़ा हुआ है। और कारगिल के जो लोग हैं वो पूरी तरह से
इंडिया के लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे लोग हैं तो हमारे साथ पूरे तरह से जुड़े हुए हैं और बड़े गर्मजोशी के साथ में वो हमारा वो करते हैं। खैर मकदम बड़े रिच एरिया है, फ्रूट्स का, खुरमानी खूब पैदा होती है, शुरू रिवर है वहाँ पे जो उसमें बहुत बहाव है पानी का, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बर्फ से ढका रहता है रीजन। तो इसका जो इम्पैक्ट है कारगिल और हिमालय तो हमें नेचुरल तरीके से रक्षा प्रदान करते हैं जी। तो इस वजह से कारगिल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे को इंटरनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से या दृष्टिकोण से। और ये सवाल फिर से राजस्थान से ही है, जयपुर से सवाल है आदित्य गौतम का। मेरा नाम आदित्य गौतम है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है, हम नेशनल सिक्योरिटी को कैसे समझें और ये कार्य कैसे करती है? आदित्य जी, आपका जो सवाल है, आंतरिक सुरक्षा का मेन मुद्दा है मेंटेनिंग पीस। आप मेन फोकस ये मान के चलिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ दिस इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी चैलेंज बाय वेरी मेनी थिंग्स। आज की डेट में आपके साइबर क्राइम, आपका यूथ अनरेस्ट जो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, टेररिज्म, फेक करेंसी, लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म जो झारखंड और उस एरिया में हमने देखने को मिलता है, ये सारे मुद्दे जो हैं ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, जो कि एक नॉन कन्वेंशनल काइंड ऑफ वॉरफेयर है। ये तो एक बहुत अपने आप में टॉपिक है, शोध का विषय है, आप चाहो तो इस पे पीएचडी और डीलिट भी कर लो, मगर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद अपने तरीके से पढ़ाई करिए और आप एक जिम्मेदार सिटीजन नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान के कि समझिए कि जो आपकी सुरक्षा में जरूरी है वही आंतरिक सुरक्षा है। जो आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके राज्य की और आपके देश की सुरक्षा पे जो इश्यूज हैं वो सारे आंतरिक सुरक्षा में ही आते हैं और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं लास्ट में ये कहूंगा कि इफ इंटरनल सिक्योरिटी इज वीक, अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी वीक है तो एक्सटर्नल अग्रेशन जो है उसको हम दावत दे रहे हैं, वो बिल्कुल किसी भी टाइम में हो सकता है। क्योंकि पहली चीज जब आपके देश में युद्ध होता है तो आपके देश में एक प्रतिरोध पैदा किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस हो, लोगों की राय अलग अलग हो जाए, देश में छोटे मोटे दंगे फसाद हो जाए ताकि सरकार का ध्यान कहीं और हो जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज का ध्यान कहीं और हो जाए और उसका फायदा कोई और उठा के ले जाए। मगर भारतवर्ष में आंतरिक डिसएग्रीमेंट्स तो हुए हैं, मगर हमने दिखा दिया है कि आजादी के बाद अब तक जितने भी युद्ध किए, जब एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ तो हमने एकजुट होकर उसका फैसला किया। तो बातें और भी होंगी, लेकिन हमारा मच अवेटेड सेगमेंट यानी कि फैक्ट फाइल के बाद भारतीय कला, संस्कृति और विरासत। हड़प्पावासी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण का विचार पहली बार अलग श्रमिक क्वार्टरों की स्थापना करके दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें हिंदू मंदिरों के वैदिक भजनों के गायन में अपने मूल में खोजी जा सकती हैं। वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, दर्शन का एक अद्वैतवादी स्कूल है जो मानता है कि दुनिया असत्य है और एकमात्र वास्तविकता ब्रह्म है। त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों के ग्रंथों से बना है जो सामूहिक रूप से बौद्ध सिद्धांत का निर्माण करते हैं: सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का श्रेय अशोक और उनके पोते दशरथ को दिया जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को कई लोग 5वां वेद मानते हैं। इस ग्रंथ में नृत्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का नेतृत्व पल्लवों ने किया था, जिन्होंने 9वीं शताब्दी तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं और 10वीं ईस्वी में हुई, ज्यादातर अलवर और नैनार की कविताओं में। कर्नाटक के छाया रंगमंच को सोगलु गोयम्बेटा के नाम से जाना जाता है। इसमें उपयोग की जाने वाली कठपुतलियां उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार आकार में भिन्न होती हैं।
मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन भारत में विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का एक उदाहरण है जो भारतीय पारंपरिक वास्तुकला से विषयों को प्राप्त करता है। फैक्टफाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं। अगला सवाल बिहार से है। मैं पुरुषोत्तम कुमार, मेरा क्वेश्चन यह है, मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थायी सेना की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी was the first one to influence the reforms in the army and he started the system of branding, मतलब घोड़ों के ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी और एक कंसेप्ट आता था जिसमें कि वो उसका चेहरा भी रिकॉर्ड किया जाता था सवार्स का। तो ये एक तरीके से तब से हमारी मॉडर्न आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट मिडिएवल में शुरू हुई। आखिरी सवाल है सागर मदाड़े फ्रॉम सिद्धनाड़, कर्नाटका। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स इन जम्मू कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में ही पहले कबाइलियों ने J&K में अटैक कर दिया। वो वेशभूषा में थे कबाइलीज के, मगर वो रेगुलर सोल्जर्स थे पाकिस्तान के। उसके बाद में कई से उन्होंने हथियार लिए, कईयों ने हमने वापस ले लिए, फिर एक POK बन गया। मगर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंडियन आर्मी ने पैरा बटालियन लेके फर्स्ट सिख के यूनिट को श्रीनगर में बदगाम में उतारा, जिससे कि श्रीनगर और प्रेजेंट J&K हमारे काबू में रहा। हर चीज का जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो सिर्फ आर्मी की डिप्लॉयमेंट या पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट या गन लेके खड़े होने से नहीं होते। सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। इट इज नॉट ओनली मैनेज बाय द फोर्स, it is managed by political dialogue also, it is managed by the policies also, it is managed by the employment also। तो गवर्नमेंट ने जो किया वो था पहला engage the state government and how to tackle the conflict। जो स्टेक होल्डर थे, जिनको मन में अशांति थी, जिनके व्यूज अलग अलग थे, उनको हमने डायलॉग में एंगेज किया, उनके हिसाब से उनके जो मुद्दे थे उनको एड्रेस किया, उनकी एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई किया। दूसरा, हमने विलेज लेवल पे भी हमने कुछ सुरक्षा की नीतियां ली, विलेज गार्ड्स बनाई गई, विलेज कमेटीज बनाई गई, जिससे कि बाहर से आने वाले, अक्रॉस द बॉर्डर से आने वाले लोगों को रोका जाए या उनकी हमें खबर पता लग जाए, चाहे वो पुलिस को पता लगे, ताकि एक समन्वय हो जिससे कि ये चीज को रोका जा सके। मिनिमम डैमेज टू सिविल पॉपुलेशन का एक मेजर अडॉप्ट किया गया कि लड़ाई तो विचारधारा की है और उस विचारधारा की लड़ाई में कई लोगों ने वेपन्स उठाए, तो उसको कैसे रोका जाए। डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस की गई, जगह जगह छावनियां बनाई गई, वहां के लोगों को सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लिया गया और ये मेजर्स को मिला के, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि डायलॉग विद द मिलिटेंट ग्रुप्स को भी लिया गया। बेसिकली जो हमारे मेजर्स हैं बड़े ही साउंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए और अभी जो लास्ट मेजर है कि स्टेट को अब 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि उनकी तरक्की हो सके, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो सके। आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब हम आपको भी ये लिबर्टी देते हैं कि आप भी हमारे श्रोताओं से कोई एक सवाल पूछे आंतरिक सुरक्षा के तहत। आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है या हम सिटीजन्स की भी है? इस सवाल का जवाब देने वाले हमारे जो भी श्रोता होंगे, जो सबसे पहले उनका सवाल यहाँ पहुंचेगा, उनको मिलेगा एक सर्टिफिकेट हमारी ओर से। और पिछले बार की विजेता का नाम है उत्तराखंड रामनगर से तन्मय पंत। परीक्षार्थी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने एग्जाम्स के दौरान, लेकिन फोर्थकमिंग एग्जाम्स की जानकारी देकर हम उन्हें एक हल्का सा रिमाइंडर दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं आगामी परीक्षाओं के बारे में। परीक्षण एजेंसी JEE मेन 2022 जून सत्र 23 जून से 29 जून तक आयोजित कर रही है। UPSC इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2022 26 जून को आयोजित की जाएगी। WBPSC ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 3 जून को आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 15 से 20 जुलाई और 4 से 10 अगस्त के बीच कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट आयोजित करेगी। चलते चलते हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उन्हें क्या करना है। बस 9289094044 पे उन्हें व्हाट्सएप में अपना ऑडियो सवाल पूछते हैं और या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पे। उनके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहता है। आज के एक्सपर्ट यानी कि मेजर जनरल डॉक्टर सुनील चंद्रा, जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और इतनी अच्छी दिलचस्प बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर यहाँ आने का और इतना वैल्यूएबल टाइम देने का। धन्यवाद विनीता जी, धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो। मुझे यानी विनीता को दे इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।
विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था आंतरिक सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुनील चंद्र शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।